कल्पना कीजिए उस क्षण की जब लंका की रणभूमि, जो हजारों वर्षों तक राक्षसों के अट्टहास और वानर सेना के जय श्री राम के उद्घोष से गूंजती रही थी, अचानक शांत हो गई। सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य की अंतिम किरणें रावण के विशाल क्षत विक्षत शरीर पर पड़ रही थीं। वह रावण जिसने 10 ग्रीव होकर तीनों लोकों को कंपाया था, जिसने साक्षात यमराज को अपने सिंहासन के पाए से बांध दिया था, जिसने साक्षात महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काट दिए थे, आज वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसके शरीर में भगवान राम के सैकड़ों बाण ढंसे थे, पर उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सा संतोष और ज्ञान की चमक थी। वह जानता था कि अब वह मोक्ष के द्वार पर है, क्योंकि साक्षात नारायण के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी। दूर खड़े भगवान श्री राम, जिनके मुख पर विजय का कोई अहंकार नहीं था बल्कि एक गंभीर करुणा थी, उन्होंने रावण की ओर देखा। वे जानते थे कि रावण केवल एक शत्रु नहीं बल्कि ज्ञान का एक महासागर है जो अब विलुप्त होने वाला है। उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण की ओर देखा जो विजय के उल्लास में मग्न थे। श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसने राजनीति और धर्म की परिभाषा ही बदल दी। श्री राम गंभीर स्वर में बोले, लक्ष्मण, वह देखो, महान पंडित, चारों वेदों के ज्ञाता, महान शिव भक्त और राजनीति के प्रकांड विद्वान लंकापति रावण अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। आज इस संसार से एक ऐसा ज्ञान समाप्त हो जाएगा जिसे पुनः प्राप्त करने में युगों युगों लग जाएंगे। लक्ष्मण चकित हुए, भैया, वो तो एक पापी राक्षस था जिसने माता सीता का हरण किया, उसे ज्ञान कैसा? श्री राम मुस्कुराए, अनुज शत्रु और पापी होने से उसका ज्ञान कम नहीं हो जाता। रावण ने एक महान साम्राज्य खड़ा किया, उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। यह सब भी ना कूटनीति, राजनीति और शासन कला के संभव नहीं था। जाओ लक्ष्मण, उस महाज्ञानी के पास जाओ और उनसे राजनीति, राज्य संचालन और जीवन का ऐसा ज्ञान मांगो जो तुम्हारे आने वाले जीवन में, जब तुम अयोध्या के शासन में सहयोग करोगे, काम आएगा। याद रखना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता अनिवार्य है। उनके सिर के पास नहीं बल्कि पैरों के पास जाकर खड़े होना। लक्ष्मण जब रावण के पास गए तो वे एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक विद्यार्थी के रूप में गए। ये राजनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे शत्रु से ही क्यों न मिले, उसे विनम्रता से ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्मण का पैरों के पास खड़ा होना यह दर्शाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपना अहंकार त्यागना पड़ता है। रावण ने अपनी आंखों को खोला और लक्ष्मण को देखा। उसने एक विजेता के भाई को अपने पैरों के पास विनम्रता से खड़े देखा तो उसका भी हृदय द्रवित हो उठा। उसने जाना कि राघवेंद्र की महानता क्या है, जिन्होंने अपने भाई को शत्रु से ज्ञान लेने भेजा। रावण ने अपनी पहली सीख यही दी कि अहंकार एक राजा का सबसे बड़ा शत्रु है। रावण स्वयं इस बात का जीवंत उदाहरण था। उसने कहा, लक्ष्मण, मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरी भक्ति सब एक तरफ और मेरा अहंकार एक तरफ। मेरे पास वेदों का ज्ञान था, पर मैं उस ज्ञान का दास नहीं बना बल्कि ज्ञान को अपना दास बनाने की कोशिश की। परिणाम मेरा सर्वनाश। एक राजा को, विशेषकर जो न्यायपूर्ण शासन करना चाहता है, उसे अपनी अहंकार रूपी जंजीर को तोड़ना पड़ता है। यदि मैं अहंकारी न होता तो आज मैं जीवित होता और लंका अभेद्य होती। यह राजनीति की वह सूक्ष्म कला है जहां राजा को अपनी प्रजा के लिए अपने मैं आहम का विसर्जन करना पड़ता है। रामानुज को देखकर रावण ने राजनीति का एक और गुप्त सूत्र बताया। उसने कहा, लक्ष्मण, एक साम्राज्य की शक्ति उसकी सेना में नहीं बल्कि उसके गुप्तचर विभाग और सच्चे सलाहकारों में होती है। राजा को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे कटु सत्य सुनने की सामर्थ्य रखनी चाहिए। मेरे पतन का कारण यह नहीं था कि राम बलवान थे, बल्कि ये था कि मैंने अपने भाई विभीषण जैसे सच्चे सलाहकारों की बात नहीं मानी। जो राजा केवल हाँ में हाँ मिलाने वाले चाटुकारों से घिरा रहता है, उसका पतन निश्चित है। एक सफल राजा वह है जो अपने शत्रुओं की योजना को पहले से जान ले और अपने राज्य के भीतर पनप रहे विद्रोह को अंकुरित होने से पहले ही कुचल दे। यहाँ रावण ने कूटनीति के 4 स्तंभों साम, दाम, दंड और भेद का अत्यंत विस्तृत और दार्शनिक विवेचन किया।
रावण ने कहा, लक्ष्मण, राजनीति केवल सत्ता का भोग नहीं है, यह एक महान दायित्व है। प्रजा सुखे सुखं राज्ञ प्रजानाच हिते हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। मैंने सोने की लंका बनाई, पर मैं अपनी प्रजा को शांति नहीं दे सका, क्योंकि मेरा ध्यान केवल अपने ऐश्वर्य पर था। राजा को प्रजा का सेवक बनना चाहिए, स्वामी नहीं। जिस दिन राजा स्वयं को स्वामी मानने लगता है, उस दिन प्रजा का मन उससे विमुख हो जाता है। अयोध्या के शासन में यह याद रखना कि राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी प्रजा का विश्वास है, न कि स्वर्ण मुद्राएं। रावण ने अपनी आंखों को फिर से बंद किया और काल के प्रभाव को महसूस किया। उसने कहा, लक्ष्मण, समय, टाइम सबसे बड़ा बलवान है, अवसर को कभी नहीं चूकना चाहिए। मैंने एक बार सोचा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा ताकि हर कोई स्वर्ग जा सके। मैंने सोचा था कि मैं समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा, लेकिन मैंने इन शुभ कार्यों को कल पर टाल दिया। राजनीति और जीवन में जो व्यक्ति शुभ से शीघ्र मां शुभ कार्य को शीघ्र करना के सिद्धांत को नहीं अपनाता, काल उसे निगल जाता है। मैंने अशुभ कार्य सीता हरण को शीघ्र किया और शुभ कार्य को टाल दिया, यही मेरे पतन का अंतिम कारण बना। रणभूमि का सन्नाटा गहराता जा रहा था। गिद्ध और सियार दूर खड़े होकर एक युग के अंत का इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मण, जो एक विजेता के भाई थे, अपने अहंकार को त्याग कर, शस्त्रों को रणभूमि में छोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से लंकापति रावण की सरसैया के पास पहुंचे। श्री राम की आज्ञा के अनुसार वे रावण के सिर के पास नहीं, बल्कि पैरों के पास जाकर खड़े हुए। यह राजनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक पाठ था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार का विसर्जन अनिवार्य है। रावण, जिसके शरीर में सैकड़ों बाण धंसे थे और जो हर पल मृत्यु के करीब पहुंच रहा था, उसने जब लक्ष्मण को अपने पैरों के पास हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े देखा, तो उसका पत्थर जैसा हृदय भी द्रवित हो उठा। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और लक्ष्मण को एक अत्यंत गूढ़ और मर्मस्पर्शी दृष्टि से देखा। वह जान गया था कि राघवेंद्र की महानता क्या है, जिन्होंने एक शत्रु से भी ज्ञान लेने के लिए अपने भाई को भेजा। रावण मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हार की पीड़ा नहीं, बल्कि ज्ञान देने का संतोष था। रावण ने अत्यंत धीमे पर गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण, तुम एक महान वंश के राजकुमार हो और जल्द ही तुम अयोध्या के शासन में सहयोग करोगे। राजनीति, पॉलिटिक्स कोई साधारण विद्या नहीं है, ये एक अग्निपथ है जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे साम्राज्य को भस्म कर सकती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो तुम्हें अपने जीवन और शासन में उतारना है, वह यह है कि अहंकार, एगो, एक राजा का सबसे बड़ा और अदृश्य शत्रु है। रावण ने एक गहरी सांस ली, जिससे उसके घावों से रक्त रिसने लगा। वह बोल, लक्ष्मण, मेरा जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे अपार ज्ञान, शक्ति और भक्ति होने के बावजूद केवल अहंकार एक चक्रवर्ती सम्राट का सर्वनाश कर सकता है। मेरे पास 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञान था। मैं साक्षात महादेव का परम भक्त था। मैंने साक्षात यमराज और इंद्र को अपने सिंहासन के पाए से बांध दिया था। मेरी लंका सोने की थी जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, लेकिन मेरे इन सब गुणों पर एक ही दोष भारी पड़ गया। वह था मेरा यह विश्वास कि मैं अजय हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। रावण ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए एक अत्यंत गूढ़ बात कही, रामानुज, राजा का अहंकार उसे अपनी प्रजा, अपने सलाहकारों और यहाँ तक कि ईश्वर से भी दूर कर देता है। जब राजा को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ जाती है, तो वह चाटुकारों, फ्लैटरर्स से घिर जाता है और सच्चे सलाहकारों को खो देता है। मेरे अहंकार ने ही मुझे मेरे भाई विभीषण की बात नहीं मानने दी। यदि मैं अहंकारी न होता तो आज मैं जीवित होता और लंका अभेद्य होती। इसलिए लक्ष्मण, जब तुम अयोध्या की गद्दी के पास खड़े हो तो अपने अहंकार को उस गद्दी के बाहर ही छोड़ देना। एक राजा को स्वयं को स्वामी नहीं, बल्कि प्रजा का प्रथम सेवक मानना चाहिए। रावण ने अपनी पहली सीख को आगे बढ़ाते हुए एक और अत्यंत व्यावहारिक कूटनीतिक सूत्र बताया। उसने कहा, लक्ष्मण, एक साम्राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी सेना में नहीं उसके कोष में है। एक राज्य का असली बल उसके अमात्यों, मंत्रियों और सलाहकारों, एडवाइजर्स की योग्यता और वफादारी में निहित होता है। एक राजा अपने सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता,
उसे योग्य और विश्वसनीय साथियों की आवश्यकता होती है। रावण ने विस्तार से समझाया, रामानुज, मंत्रियों का चयन करते समय राजा को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्री केवल हाँ में हाँ मिलान ये वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि वे सत्यवादी और निर्भीक होने चाहिए, जो राजा के मुंह पर भी कटु सत्य कहने की सामर्थ्य रखें। शास्त्र कहते हैं कि जो राजा केवल अपनी प्रशंसा सुनने का आदी हो जाता है और जो मंत्री केवल राजा को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, उस राज्य का पतन निश्चित है। मेरे अमात्य प्रहस्त और निकुंभ महान योद्धा थे, पर वे मेरे अहंकार के दास थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका, कभी नहीं कहा कि स्वामी आप गलत मार्ग पर जा रहे। रावण ने एक अत्यंत गोपनीय सूत्र बताया, लक्ष्मण, मंत्रियों का चयन करते समय उनकी योग्यता के साथ साथ उनकी वफादारी को परखना भी आवश्यक है। एक योग्य पर बेवफा मंत्री साम्राज्य के लिए एक विषैले नाग जैसा होता है। राजा को अपने मंत्रियों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, पर साथ ही उनकी गतिविधियों पर एक सूक्ष्म नजर भी रखनी चाहिए। अयोध्या के शासन में यह याद रखना कि एक सच्चा सलाहकार वह नहीं जो तुम्हें वह बताए जो तुम सुनना चाहते हो, बल्कि वह है जो तुम्हें वह बताए जो तुम्हें सुनना चाहिए। रावण ने अपनी आंखों को फिर से बंद किया और अपनी अंतिम कूटनीतिक विद्या को लक्ष्मण के सामने रखा। उसने कहा, लक्ष्मण, एक राजा को चक्षुरेह सर्वतः अपनी आंखों को हर जगह रखने वाला होना चाहिए, और राजा की ये अदृश्य आंखें उसके गुप्तचर स्पीस होते हैं। एक सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस सिस्टम के बिना कोई भी साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। राजा को अपने राज्य के भीतर और शत्रुओं के राज्य के भीतर होने वाली हर गतिविधि का ज्ञान होना चाहिए। रावण ने गुप्तचरों के चयन और उनकी कार्यप्रणाली पर विस्तृत विवेचना की। रामानुज, गुप्तचरों का चयन अत्यंत गोपनीय तरीके से किया जाना चाहिए। वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो किसी भी रूप, वेश या परिस्थिति में घुल मिल सके और सूचनाएं एकत्र कर सके। उन्हें अत्यंत वफादार और निस्वार्थ होना चाहिए। राजा को अपने गुप्तचरों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, पर साथ ही उनकी सूचनाओं को क्रॉस चेक करने की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। एक राजा वह है जो अपने शत्रुओं की योजना को पहले से जान ले और अपने राज्य के भीतर पनप रहे विद्रोह को अंकुरित होने से पहले ही कुचल दे। यहाँ रावण ने कूटनीति के 4 स्तंभों साम, दाम, दंड और भेद का अत्यंत विस्तृत और दार्शनिक विवेचन किया। रावण ने कहा, लक्ष्मण, राजनीति केवल सत्ता का भोग नहीं है, यह एक महान दायित्व है। प्रजा सुखे सुखन राज्य प्रजाना हिते हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। मैंने सोने की लंका बनाई, पर मैं अपनी प्रजा को शांति नहीं दे सका, क्योंकि मेरा ध्यान केवल अपने ऐश्वर्य पर था। राजा को प्रजा का सेवक बनना चाहिए, स्वामी नहीं। जिस दिन राजा स्वयं को स्वामी मानने लगता है, उस दिन प्रजा का मन उससे विमुख हो जाता है। अयोध्या के शासन में यह याद रखना कि राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी प्रजा का विश्वास है, न कि स्वर्ण मुद्राएं। रावण ने अपनी आंखों को फिर से बंद किया और काल के प्रभाव को महसूस किया। उसने कहा, लक्ष्मण, समय, टाइम सबसे बड़ा बलवान है। अवसर को कभी नहीं चूकना चाहिए। मैंने एक बार सोचा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा ताकि हर कोई स्वर्ग जा सके। मैंने सोचा था कि मैं समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा, लेकिन मैंने इन शुभ कार्यों को कल पर टाल दिया। राजनीति और जीवन में जो व्यक्ति शुभ से शीघ्रम शुभ कार्य को शीघ्र करना के सिद्धांत को नहीं अपनाता, काल उसे निगल जाता है। मैंने अशुभ कार्य सीता हरण को शीघ्र किया और शुभ कार्य को टाल दिया। यही मेरे पतन का अंतिम कारण बना। रणभूमि का सन्नाटा गहराता जा रहा था। गिद्ध और सियार दूर खड़े होकर एक युग के अंत का इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मण, जो एक विजेता के भाई थे, अपने अहंकार को त्याग कर शस्त्रों को रणभूमि में छोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से लंकापति रावण की सरसैया के पास पहुंचे। श्री राम की आज्ञा के अनुसार वे रावण के सिर के पास नहीं बल्कि पैरों के पास जाकर खड़े हुए। यह राजनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पाठ था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार का विसर्जन अनिवार्य है। रावण,
जिसके शरीर में सैकड़ों बाण धंसे थे और जो हर पल मृत्यु के करीब पहुंच रहा था, उसने जब लक्ष्मण को अपने पैरों के पास हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े देखा तो उसका पत्थर जैसा हृदय भी द्रवित हो उठा। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और लक्ष्मण को एक अत्यंत गूढ़ और मर्मस्पर्शी दृष्टि से देखा। वह जान गया था कि राघवेंद्र की महानता क्या है, जिन्होंने एक शत्रु से भी ज्ञान लेने के लिए अपने भाई को भेजा। रावण मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हार की पीड़ा नहीं बल्कि ज्ञान देने का संतोष था। रावण ने अत्यंत धीमे पर गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण, तुम एक महान वंश के राजकुमार हो और जल्द ही तुम अयोध्या के शासन में सहयोग करोगे। राजनीति पॉलिटिक्स कोई साधारण विद्या नहीं है, ये एक अग्निपथ है जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे साम्राज्य को भस्म कर सकती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो तुम्हें अपने जीवन और शासन में उतारना है वो ये है कि अहंकार, ईगो एक राजा का सबसे बड़ा और अदृश्य शत्रु है। रावण ने एक गहरी सांस ली जिससे उसके घावों से रक्त रिसने लगा। वह बोला, लक्ष्मण, मेरा जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे अपार ज्ञान, शक्ति और भक्ति होने के बावजूद केवल अहंकार एक चक्रवर्ती सम्राट का सर्वनाश कर सकता है। मेरे पास 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञान था। मैं साक्षात महादेव का परम भक्त था। मैंने साक्षात यमराज और इंद्र को अपने सिंहासन के पाए से बांध दिया था। मेरी लंका सोने की थी जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, लेकिन मेरे इन सब गुणों पर एक ही दोष भारी पड़ गया। वह था मेरा यह विश्वास कि मैं अजेय हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। रावण ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए एक अत्यंत गूढ़ बात कही, रामानुज, राजा का अहंकार उसे अपनी प्रजा, अपने सलाहकारों और यहाँ तक कि ईश्वर से भी दूर कर देता है। जब राजा को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ जाती है तो वो चाटुकारों, फ्लैटरर से घिर जाता है और सच्चे सलाहकारों को खो देता है। मेरे अहंकार ने ही मुझे मेरे भाई विभीषण की बात नहीं मानने दी। यदि मैं अहंकारी न होता तो आज मैं जीवित होता और लंका अभेद्य होती। इसलिए लक्ष्मण, जब तुम अयोध्या की गद्दी के पास खड़े हो तो अपने अहंकार को उस गद्दी के बाहर ही छोड़ देना। एक राजा को स्वयं को स्वामी नहीं बल्कि प्रजा का प्रथम सेवक मानना चाहिए। रावण ने अपनी पहली सीख को आगे बढ़ाते हुए एक और अत्यंत व्यावहारिक कूटनीतिक सूत्र बताया। उसने कहा, लक्ष्मण, एक साम्राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी सेना में नहीं उसके कोष में है। एक राज्य का असली बल उसके अमात्यों, मंत्रियों और सलाहकारों, एडवाइजर्स की योग्यता और वफादारी में निहित होता है। एक राजा अपने सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता, उसे योग्य और विश्वसनीय साथियों की आवश्यकता होती है। रावण ने विस्तार से समझाया, रामानुज, मंत्रियों का चयन करते समय राजा को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्री केवल हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि वे सत्यवादी और निर्भीक होने चाहिए, जो राजा के मुंह पर भी कटु सत्य कहने की सामर्थ्य रखे। शास्त्र कहते हैं कि जो राजा केवल अपनी प्रशंसा सुनने का आदी हो जाता है और जो मंत्री केवल राजा को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, उस राज्य का पतन निश्चित है। मेरे अमात्य प्रहस्त और निकुंभ महान योद्धा थे, पर वे मेरे अहंकार के दास थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका, कभी नहीं कहा कि स्वामी आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं। रावण ने एक अत्यंत गोपनीय सूत्र बताया, लक्ष्मण, मंत्रियों का चयन करते समय उनकी योग्यता के साथ साथ उनकी वफादारी को परखना भी आवश्यक है। एक योग्य पर बेवफा मंत्री साम्राज्य के लिए एक विषैले नाग जैसा होता है। राजा को अपने मंत्रियों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, पर साथ ही उनकी गतिविधियों पर एक सूक्ष्म नजर भी रखनी चाहिए। अयोध्या के शासन में यह याद रखना कि एक सच्चा सलाहकार वह नहीं जो तुम्हें वह बताए जो तुम सुनना चाहते हो, बल्कि वह है जो तुम्हें वह बताए जो तुम्हें सुनना चाहिए। रावण ने अपनी आंखों को फिर से बंद किया और अपनी अंतिम कूटनीतिक विद्या को लक्ष्मण के सामने रखा। उसने कहा, लक्ष्मण, एक राजा को चक्षुरेय सर्वतः अपनी आंखों को हर जगह रखने वाला होना चाहिए, और राजा की ये अदृश्य आंखें उसके गुप्तचर स्पीस होते हैं। एक सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस सिस्टम के बिना कोई भी साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। राजा को अपने राज्य के भीतर और शत्रुओं के राज्य के भीतर होने वाली हर गतिविधि का ज्ञान होना चाहिए।
रावण ने गुप्तचरों के चयन और उनकी कार्यप्रणाली पर विस्तृत विवेचना की। रामानुज, गुप्तचरों का चयन अत्यंत गोपनीय तरीके से किया जाना चाहिए। वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो किसी भी रूप, वेश या परिस्थिति में घुल मिल सके और सूचनाएं एकत्र कर सकें। उन्हें अत्यंत वफादार और निस्वार्थ होना चाहिए। राजा को अपने गुप्तचरों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, पर साथ ही उनकी सूचनाओं को क्रॉस चेक करने की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। एक राजा वह है जो अपने शत्रुओं की योजना को पहले से जान ले और अपने राज्य के भीतर पनप रहे विद्रोह को अंकुरित होने से पहले ही कुचल दे। रावण ने विस्तार से समझाया कि गुप्तचर केवल बाहरी शत्रुओं की सूचना नहीं लाते, बल्कि वे राज्य के भीतर प्रजा के मन के भाव, मंत्रियों की वफादारी और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की सूचना भी लाते हैं। उसने कहा, मैंने गुप्तचरों के माध्यम से ही यह जाना था कि वानर सेना कब समुद्र पर पुल बना रही है और उनकी अगली योजना क्या है। अयोध्या के शासन में यह याद रखना कि गुप्तचर राजा की वह सुरक्षा दीवार है जो उसे अनचाहे आक्रमणों और विश्वासघातों से बचाती है। रावण ने अपनी पहली सीख के अंतिम खंड में शत्रु और मित्र के गूढ़ रहस्य को लक्ष्मण के सामने रखा। उसने कहा, लक्ष्मण, राजनीति में कोई भी शाश्वत शत्रु या शाश्वत मित्र नहीं होता। परिस्थिति के अनुसार शत्रु भी मित्र बन सकता है और मित्र भी शत्रु हो सकता है। एक सफल राजा वह है जो शत्रु और मित्र के सूक्ष्म भेद को समझता है और अपनी कूटनीतिक सामर्थ्य, डिप्लोमेटिक पावर का सही उपयोग करता है। रावण ने शत्रु के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की। रामानुज, शत्रु केवल वह नहीं जो शस्त्र लेकर सामने खड़ा हो। एक गुप्त शत्रु जो राज्य के भीतर रहकर विश्वासघात करता है, वो बाहरी शत्रु से कहीं अधिक खतरनाक होता है। राजा को अपने शत्रुओं के साथ व्यवहार करते समय साम, दाम, दंड और भेद के सिद्धांतों का अत्यंत सूक्ष्मता से उपयोग करना चाहिए। कभी कभी संधि ट्रीटी करना भी कूटनीति का एक हिस्सा होता है, ताकि सही समय आने पर शत्रु को परास्त किया जा सके। रावण ने मित्र के चयन पर भी प्रकाश डाला। लक्ष्मण, एक सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल सुख के समय साथ हो, बल्कि वह है जो विपत्ति के समय भी साथ न छोड़े। राजा को अपने मित्रों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, पर साथ ही उनकी योग्यताओं और सीमाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। अयोध्या के शासन में यह याद रखना कि कूटनीति वह कला है जहां राजा अपने शत्रुओं को भी मित्र बना सकता है और अपने मित्रों को अपनी शक्ति बना सकता है। रावण ने एक अत्यंत गोपनीय सूत्र बताया, लक्ष्मण, एक सफल राजा वह है जो अपने शत्रुओं के बीच फूट डालता है और अपने मित्रों को एकजुट रखता है। मैंने यही गलती की कि मैंने अपने भाइयों के बीच फूट डाल दी। परिणाम स्वरूप विभीषण राम की शरण में चला गया। यदि मैं कूटनीति का सही उपयोग करता, लंका की रणभूमि में सूर्यास्त की लालिमा अब गहरी सांवली हो रही थी, जैसे प्रकृति भी उस महामानव के अवसान पर शोक मना रही हो। रावण के विशाल शरीर में धन से भगवान राम के बाण अब केवल पीड़ा नहीं दे रहे थे, बल्कि वे उसे इस नश्वर संसार से विदा होने का संकेत भी दे रहे थे। उसकी नाभि से अमृत सूख चुका था और अब उसका प्राण कंठ तक पहुंचने की व्याकुलता में था। लक्ष्मण, जो एक विद्यार्थी के रूप में उसके पैरों के पास खड़े थे, उन्होंने देखा कि रावण की आंखों में एक अजीब सा ठहराव आ गया है, जैसे वह इस भौतिक जगत को छोड़कर किसी और सत्ता को देख रहा हो। रावण, जो चारों वेदों का ज्ञाता था, वह जानता था कि मृत्यु केवल एक द्वार है, अंत नहीं। उसने अपनी अंतिम चेतना को बटोटा और लक्ष्मण की ओर देखा। उसकी आवाज में अब पहले जैसी घर्षण नहीं थी, बल्कि एक शांत, गंभीर और मर्मस्पर्शी कोमलता थी। वह जान गया था कि अब ज्ञान देने का समय बहुत कम बचा है, इसलिए उसे जीवन के उस सबसे बड़े रहस्य को उजागर करना होगा जिसे मनुष्य अपने पूरे जीवन भर भूल जाता है। रावण ने एक गहरी सांस ली, जिससे उसके घावों से हवा पास होने की आवाज आई। वह बोला, रामानुज, मनुष्य का यह मन अत्यंत चंचल और भ्रमित करने वाला है। जब हमारे भीतर कोई शुभ विचार आता है, जैसे किसी की सहायता करना, तपस्या करना या ईश्वर का नाम लेना, तो मन तुरंत उसे टालने के 100 बहाने ढूंढ लेता है। मन कहता है, अभी बहुत समय है, अभी मैं युवा हूँ, अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन सत्य यह है कि समय टाइम किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो क्षण चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता।